स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम मध्य भारत के बिल्कुल केंद्र में चलेंगे और ये समझेंगे कि कैसे किसी जगह का भूगोल असल में उसके इतिहास की नींव रखता है। हमारा पूरा फोकस जबलपुर शहर की रणनीतिक स्थिति पर होगा और हम इसके सदियों पुराने दिलचस्प सफर को डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, 19वीं सदी के डायनासोर के जीवाश्म, 64 देवियों का एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर और 1927 में बना लोहे का एक रेलवे पुल, इन तीनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में तो ये सब बिल्कुल अलग लगते हैं ना, लेकिन इसका सटीक जवाब छिपा है इस जगह की भौगोलिक स्थिति में और खास तौर पर मध्य प्रदेश की शक्तिशाली नर्मदा नदी के तटों पर। सच कहें तो हजारों सालों से ये नदी और यहाँ की लोकेशन ही जबलपुर की संस्कृति और सभ्यता का सबसे बड़ा आधार रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम 5 अहम हिस्सों के जरिए इस पूरे क्षेत्र की विशाल विरासत को समझेंगे। शुरुआत करेंगे शहर और नदी से, फिर इतिहास और राजाओं की बात करेंगे, उसके बाद आध्यात्मिक वास्तुकला, गोंड राजवंश के किले और आखिर में ब्रिटिश काल के पुल तक का सफर तय करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। शहर, उसकी लोकेशन और नदी की भौगोलिक भव्यता। यहाँ प्रकृति का एक ऐसा विस्मयकारी विरोधाभास देखने को मिलता है जो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ है धुआंधार जलप्रपात की गजब की ताकत, जहाँ पानी पूरे 30 फीट नीचे गिरता है और चारों तरफ धुआं सा छा जाता है। और ठीक दूसरी तरफ है भेड़ाघाट, एकदम शांत, शीशे जैसी साफ नदी, जिसके दोनों किनारों पर मैग्नीशियम चूना पत्थर की विशाल चट्टानें खड़ी हैं। ये नज़ारा सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि इसका भूवैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। और इसी प्राकृतिक सुंदरता के नीचे इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1828 में भारत का सबसे पहला डायनासोर जीवाश्म इन्हीं नदियों और चट्टानों के बीच खोजा गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जमीन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रागैतिहासिक काल के विशाल जीवों के लिए भी एक बहुत अहम ठिकाना थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इतिहास, राजा और समय की खोज। अगर हम समय के पहिए को घुमाएं तो देखेंगे कि सदियों से यहाँ सत्ता में कितने भारी बदलाव आए हैं। 9वीं सदी के कलचुरी राजवंश से लेकर 14वीं सदी के गोंड साम्राज्य तक, और फिर मराठों के शासन से होते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर तक। ये टाइमलाइन साफ बताती है कि अलग अलग साम्राज्यों के लिए इस रणनीतिक जगह पर कब्जा करना कितना क्रिटिकल था। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन पुराने राजाओं के बारे में इतनी पक्की जानकारी मिलती कहाँ से है? तो इसका जवाब है अभिलेख। जी हाँ, पत्थरों और धातुओं पर उकेरे गए ये रिकॉर्ड्स कलचुरी जैसे शुरुआती शासकों के एकदम ठोस ऐतिहासिक प्रमाण देते हैं। सच कहूं तो ये अभिलेख ही है जो इतिहास को सिर्फ कहानियों या मिथकों तक सीमित नहीं रहने देते, बल्कि उन्हें दर्ज तथ्यों में बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, आध्यात्मिक वास्तुकला, यानी पत्थरों और रहस्यवाद से बने मंदिर। मिसाल के तौर पर 972 ईस्वी में बने इस श्री चंद्रेय मंदिर को ही देख लीजिए। इसका डिजाइन बहुत ही अनोखा और बिल्कुल गोलाकार है। ये खास तौर पर रहस्यमयी मत्तमायूर शैव संप्रदाय को समर्पित था। अपने समय के हिसाब से इसकी वास्तुकला अविश्वसनीय रूप से जटिल और एडवांस थी। अब जरा इस नंबर 84 पर गौर करते हैं। ये कोई आम संख्या नहीं है। ये सटीक नंबर उस अद्भुत गोलाकार 64 योगिनी मंदिर के अंदर बने एक समान कक्षों की गिनती है। इसे देखकर ही पता चलता है कि उस जमाने के वास्तुकारों की ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल समझ कितनी कमाल की रही होगी। कलचुरी राजा युवराजदेव प्रथम ने 10वीं शताब्दी में इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 64 देवियों को समर्पित है। नर्मदा नदी के शानदार नज़ारों वाली एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद ग्रेनाइट और बलवा पत्थर का ये मंदिर आज भी देश के कुछ गिने चुने सक्रिय योगिनी मंदिरों में से एक है। ये महज एक इमारत नहीं थी, बल्कि उस दौर में शक्ति और आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र था। चलिए अब चौथे हिस्से का रुख करते हैं, गोंड राजवंश और उनके किले, जो सैन्य वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल हैं। उन सुंदर और नक्काशीदार मंदिरों के बिल्कुल उलट 11वीं सदी में राजा मदन सिंह का बनवाया गया मदन महल किला पूरी तरह से एक सैन्य ढांचा था। एक ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना ये किला असल में एक वॉच टावर था। इसके अंदर वॉर रूम्स और घुड़सवारों के लिए अस्तबल मौजूद थे, यानी इसे पूरी तरह से दुश्मन पर नजर रखने और सैन्य मुकाबलों के लिए डिजाइन किया गया था।
और मज़ेदार बात तो ये है कि इसके रास्ते में प्रकृति का एक अजीबोगरीब भूवैज्ञानिक चमत्कार बैलेंसिंग रॉक आज भी मौजूद है। ये किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। यह महान गोंड रानी दुर्गावती जैसी निडर शासकों के जज्बे की गवाही देता है। जब मुगलों की विशाल सेना ने इस इलाके पर हमला किया तो उन्होंने अपनी संप्रभुता बचाने के लिए बेहद कड़ा संघर्ष किया। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए सम्मान और प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक बना दिया है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का 5वां और आखिरी हिस्सा, ब्रिटिश काल और जामताड़ा पुल, जो इस जमीन पर आधुनिक लोहे का एक आवरण लेकर आया। यहाँ आते आते हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिलता है। जहाँ पहले आस्था, रक्षा और शाही विरासत के लिए पत्थरों के विशाल स्मारक बन रहे थे, वहीं अब फोकस शिफ्ट हो गया व्यापार, ट्रांसपोर्ट और नैरो गेज रेलवे की तरफ। 1927 में बना लोहे का ये जामताड़ा पुल इसी बड़े इंडस्ट्रियल बदलाव का सीधा सबूत है। जामताड़ा पुल के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पुल इस पूरे क्षेत्र के आधुनिक दौर में कदम रखने का परफेक्ट सिंबल है। ये नर्मदा नदी की उस सदियों पुरानी शांत और प्राकृतिक सुंदरता के ठीक ऊपर 20वीं सदी की शुरुआत की लोहे की मजबूत इंजीनियरिंग को बेहद खूबसूरती से जोड़ देता है। तो अंत में जब हम डायनासोर के जीवाश्मों से लेकर प्राचीन मंदिरों और फिर लोहे के इस आधुनिक पुल तक की पूरी यात्रा को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। क्या सच में मानव साम्राज्य और इंसान इस भूगोल को आकार देते हैं, या फिर किसी क्षेत्र की भौतिक नींव जैसे कि ये शक्तिशाली नदियां और ग्रेनाइट की पहाड़ियां तय करती हैं हर उस राजा की नियति जो इस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है? इस विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।